नमस्कार दोस्तों, फास्ट काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो 376 सीट्स में से 202 सीट्स फिलअप हो चुके हैं और 176 बचा हुआ है। तो दोस्तों, जिन सबका काउंसलिंग में एडमिशन हो चुका है, जिस भी कॉलेज में, जिस भी कोर्स में, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका अब तक नहीं हुआ है, होने वाला है, उन सबका ऑल द बेस्ट। आप डेली वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कितना सीट्स बचा हुआ है, या फिर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम कोई भी अगर यूज़ करते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं डेली में अपडेट्स देता रहता हूँ। आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये वीडियो दोनों साइड्स के लिए यूज़फुल है, यानी कि जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है और जिनका काउंसलिंग हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हर साल ये काउंसलिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। खास करके पिछले साल से बहुत कुछ चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टाइम में एक रैंक लिस्ट निकलता था, पर पिछले साल से क्या हुआ कि एक सिर्फ अपना रैंक ही देख सकते हैं। इस बार भी कुछ चेंजेस आए, जैसे कि इस बार गैप ईयर सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ा। उसके बाद जो कॉल लेटर होता था उसका भी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो दोस्तों, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है, आप सिर्फ अपना रैंक कार्ड, उसके बाद जो काउंसलिंग का एडमिशन नोटिस है उसको, और जितना बाकी सब डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके आइए। और दोस्तों, आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो भी काउंसलिंग जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स के वजह से आप अगर काउंसलिंग अटेंड नहीं करेंगे तो आप अपना जो सीट है वो गवा बैठेंगे। इसलिए दोस्तों, काउंसलिंग जरूर अटेंड कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसके लिए आप एक अंडरटेकिंग लिख दीजिए। उनको आपका जो प्रॉब्लम है उसको बोलिए, वो समझेंगे। उसके बाद दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड ड्राफ्ट्स के बारे में पूछा था। कॉलेज के गाइडलाइन के अनुसार आपको एसबीआई या फिर इंडियन बैंक से आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अगर घर से बना के लाते हैं तो आपके लिए ईजी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, यहाँ पर भी बना सकते हैं, पर यहाँ पर तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हाँ, आप अगर कैश लेके आते हैं तो आपका शायद ईजिली हो सकता है। पर आप अगर कैश नहीं लेके आते तो आपको यहाँ पे एटीएम्स ढूंढने पड़ेंगे, और कैंपस के अंदर जो एटीएम है वो इसी टाइम पे ही खाली हो जाता है, जिसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आपको बायरी जाना पड़ेगा, या फिर कंटापाड़ा जाना पड़ेगा, या फिर आड़सपुर जाना पड़ेगा एटीएम से पैसा निकालने के लिए। तो दोस्तों, आप अगर नहीं बना के लाए हैं तो दोस्तों, आपके साथ अपना कैश लिए, और जब काउंसलिंग में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो आपको एक फॉर्म देंगे। कॉलेज के पास ही एक इंडियन बैंक है, तो दोस्तों आप वहाँ पे जाइए और अपना डिमांड ड्राफ्ट बना के उसके बाद आपके काउंसलिंग में जाके आपको सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन को लेके कुछ डाउट्स है, जैसे कि कटक रेलवे स्टेशन से क्या डायरेक्ट बस निकलता है नित्तर के लिए, या फिर भुवनेश्वर का कुछ ऐसा सिस्टम है क्या? तो दोस्तों, ऐसा डायरेक्ट बस कोई नहीं है। आपको कटक रेलवे स्टेशन से बादामबाड़ी आना पड़ेगा। बादामबाड़ी बस स्टैंड से आप भुवनेश्वर के बस पकड़ेंगे। जो कंडक्टर होगा उसको बोलिएगा कि हमें नखरा, या फिर फुल नखरा भी बोल सकते हैं उसको, फुल नखरा में हमको उतरना है। उसके बाद दोस्तों, आपको फुल नखरा में उतरने के बाद वहाँ से आपको ऑटो पकड़ना है। ऑटो पकड़ के उस ऑटो वाले को बोलना है कि हमें उलटपुर तक जाना है। ऑटो वाला आपको उलटपुर में आपको छोड़ेगा, और जहाँ पे आपको छोड़ेगा उसके बाद आपको बायरोई से चल के आपको एसविन तक आना है। बादामबाड़ी से एक डायरेक्ट बस होता है जो कि आड़सपुर नियारी तक जाता है। उसका जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं है, और बहुत ही कम बस, गिने चुने बस हैं, इसलिए आप उसका चक्कर में मत पड़िए। आपको भुवनेश्वर के लिए हर टाइम बस मिल जाएगा। आप भुवनेश्वर पकड़ना है, उसके बाद नखरा में उतरना है, नखरा से ऑटो पकड़ के उलटपुर तक आना है। उसी तरह आप अगर भुवनेश्वर के एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन में उतरते हैं तो दोस्तों, वहाँ से आपको रसूलगढ़ तक आना है। रसूलगढ़ से आप कटक के लिए बस पकड़ सकते हैं, या फिर भुवनेश्वर से कहीं से भी आप कटक के लिए बस पकड़ेंगे। कटक के लिए जो बस पकड़ेंगे उसी तरह आपको फुल नखरा में उतरना है। मोस्ट ऑफली कटक के लिए जो बस जाता है वो ओवरब्रिज, आपको बोल सकते हैं आपको ओवरब्रिज नीचे जाना है या फिर ओवरब्रिज के ऊपर जाना है। आपको बोलना है कि हमें ओवरब्रिज के नीचे जाना है, या फिर आपको ओवरब्रिज में ही छोड़ता है तो आपको ओवरब्रिज से थोड़ा चल के फुल नखरा स्क्वायर तक जाना है। उसके बाद वहाँ से ऑटो पकड़ना है और आपको उलटपुर तक आना है। दोस्तों, इसके बारे में पिछले साल ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, नित्तर में पहुँचने के बाद आपको एकेडमिक ब्लॉक में जाना है, और एकेडमिक ब्लॉक में आपका काउंसलिंग होगा। दोस्तों, मैंने जैसे बोला पिछले वीडियोस में मैंने बोला है कि आपको काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट देने के बाद आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। पर दोस्तों, ये जो मैंने ऐसे बोल दिया, पर ये टाइम लगता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आपको टाइम लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि आप देख सकते हैं साइड में भाई साहब ने बहुत ही गाली गुलेज किया है। तो दोस्तों देखिए, ये आप जो कोर्स में जो एडमिशन करने वाले हैं इसमें आपको पेशेंस बहुत ही रखना पड़ेगा। ये कोई भी ईजी कोर्स नहीं है। इस कोर्स में आपको बहुत ही पढ़ाई करना है, क्योंकि आपका मेडिकल कोर्स के साथ साथ आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है उसके बारे में ही आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, आप अगर पेशेंस अभी से ही लूज़ कर देंगे तो आपके लिए ये अच्छा नहीं है। और दोस्तों, आपको कुछ पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जो इनके ट्रीटमेंट करते करते आपको सालों लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जनरल फिजिशियन की तरह आप सिर्फ पेशेंट को देखेंगे, कुछ मेडिसिन लिख देंगे, उसके बाद वो पेशेंट चला जाएगा, मेडिसिन खा के वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि
ये मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे भी पढ़ाई करना पड़ता है, मुझे भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद हमारे हॉस्टल में, आपको अगर पता है, मैं पिछले कुछ वीडियो में बोला हुआ हूँ, हमारे हॉस्टल में कैंटीन नहीं है, जो कि बहुत बड़ा दिक्कत है। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल में कैंटीन है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे बॉयज़ हॉस्टल में कैंटीन नहीं है, हमें खुद खाना बना के खाना पड़ता है। आप बाहर से भी खा सकते हैं, पर बाहर से डेली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए खाना बना के खाना ठीक है। उसके लिए मुझे आप गाली दे सकते हैं, मुझे प्लान नहीं करता, ठीक है, वो ठीक है। पर आप जिस कॉलेज में एडमिशन करेंगे उसी कॉलेज का अथॉरिटीज़ को आप गाली दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके पिता माता की उम्र के जैसे हैं, और सोचिए आपको अगर पिता माता को आपके पिता माता को अगर कोई गाली देगा आपको कैसे लगेगा, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें। हाँ, आपको अगर गाली देने का मन करे आप अपने मन में गाली दीजिए। दोस्तों, इस एंगर को इस तरह ना निकल के आप इस एंगर का आप चैनलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको गुस्सा आता है तो आप कोई जिम जाके कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करके उसमें आप निकाल सकते हैं। आप इस एंगर को आप चैनलाइज कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपको अगर कोई गुस्सा आता है तो आप जिम कर सकते हैं या फिर आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, उसमें उसको आप चैनलाइज कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि किसी को भी नुकसान नहीं होगा और आपका भी भला होगा। उसके बाद दोस्तों, हॉस्टल के रिलेटेड कुछ डाउट्स है। आपको हॉस्टल के लिए कोई डिमांड ड्राफ्ट अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका हॉस्टल में सीट आपका कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आप हॉस्टल में आ जाएंगे, आप हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप हॉस्टल के लिए आप डिमांड ड्राफ्ट बना के आप सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों, हॉस्टल में और भी कई सारे चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है। मैं कोई भी तरीके की रैगिंग में हिस्सा नहीं लूँगा, मैं किसी को रैगिंग नहीं करूँगा। उसके बाद कोई भी ऐसा तोड़फोड़ नहीं करूँगा, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इसके लिए आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है, और एफिडेविट बनाने के लिए आपको लॉयर के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बनता है कि वो दिखाता है कि नहीं, आप इस हॉस्टल के ही रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों, ये 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको हॉस्टल में रहने के बाद आपको जो वार्डन होंगे वो आपको बता देंगे। उसके बाद दोस्तों, आप अगर कोई नीट या फिर कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप हॉस्टल में मत रुकिए, क्योंकि हॉस्टल में बहुत ही बिजी होता है। क्लियरली, आप अगर हॉस्टल में रुकेंगे आप उसमें ही आपका टाइम चला जाएगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए, और इस 4 साल में आपको फर्स्ट ईयर में ही टाइम मिलेगा, आप इसी टाइम में ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आपका जो शेड्यूल है बहुत ही टाइट हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों, इस फर्स्ट ईयर में कोई प्राइवेट में रखें। हाँ, थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा पर ये आपके लिए सही होगा, और यहाँ ओलटपुर में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, और यहाँ ओलटपुर में आपके ऐसे बहुत सारे प्राइवेट रूम मिल जाएंगे। बहुत ऐसे रूम्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एनुअल फीस के बारे में। दोस्तों, पहली बार आप जब एडमिशन करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 44K है, हमारे टाइम में वो 32 समथिंग था, अभी वो 44K हो गया है। पहली बार इतना खर्चा इसलिए होता है क्योंकि आपको कॉशन मनी देना होता है, उसके बाद डेवलपमेंटल फीस देना होता है। जब सेकेंड ईयर में री एडमिशन करते हैं वो कम हो जाता है। सेकेंड ईयर में एडमिशन करने के टाइम वो 20 के अराउंड समथिंग हो जाता है। और हॉस्टल का 4 साल के लिए सेम ही होता है, यानी कि हर साल आपको 10,700 पे करना होता है। जो भी आपका हो वो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, रफली आपको हर साल 30,000 का खर्चा होगा कॉलेज और हॉस्टल फीस का। और दोस्तों, खाना पीने का अगर बात करें, मान लीजिए आपका डेली मील का खर्चा है 100 रुपये, जो कि एक्चुअली में कम है, क्योंकि यहाँ पे एक वेज मील का दाम, यहाँ पे आप अगर वेज मील भी खाते हैं तो 40-50 रुपये, और नॉन वेज होगा तो 60-70 रुपीज़ होता है। तो दोस्तों, इसलिए 100 रुपये अगर आप डेली के अगर पकड़ते हैं तो दोस्तों, आपको एक महीने में 3,000 से 4,000 का खर्चा होगा खाने में ऊपर। तो दोस्तों, पूरा साल में आपका खाने के ऊपर खर्चा होगा 40 से 50,000 रुपया। उसके बाद दोस्तों, कुछ बच्चों ने बोला कि हम प्राइवेट में करें या फिर गवर्नमेंट में करें। दोस्तों, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। आप अगर प्राइवेट से करते हैं तो आपको जो फीस होगा बहुत ही ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका यहाँ पे गवर्नमेंट में आप अगर 4 साल का मिला के जितना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 साल में आप में कितना होगा, फर्स्ट ईयर में आपका हो गया 44,000, उसके बाद आपका 30,000 पकड़ लीजिए, उसके बाद भी सेकेंड ईयर का 30,000, थर्ड ईयर का भी 30,000 पकड़ लीजिए, और फाइनल का 30,000 कितना हो गया, 1,50,000 के आसपास हो गया। और दोस्तों, ये 1,50,000 प्राइवेट में अगर करेंगे तो एक ही साल में 1,50,000 हो जाएगा। तो दोस्तों, यही डिफरेंस है। कोर्स सेम है, यूनिवर्सिटी में यहाँ पे उत्कल यूनिवर्सिटी सेम है, कोर्स सेम है, पर ये जो फीस का डिफरेंस है यही
अलग हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अगर गवर्नमेंट से करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पेशेंट्स आते हैं, आपको पेशेंट को जो एक्सपोजर होगा वो बहुत ही होगा। इसीलिए आप वेराइटी टाइप ऑफ पेशेंट जब देखेंगे तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो आप अगर अच्छा से पढ़ाई करते हैं, अगर अच्छा से नॉलेज गेन करते हैं, आपका अगर अच्छा प्रैक्टिस होता है तो दोस्तों आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा। आप प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप अगर गवर्नमेंट से करते हैं तो आपका थोड़ा एडवांटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसे समझने के लिए आप ऐसे ही समझ ले, आप अगर इंजीनियरिंग करते हैं कोई प्राइवेट कॉलेज से, आप अगर और इंजीनियरिंग करते हैं IIT से, तो डिफरेंस आप यहीं से ही आपको पता चल गया होगा। पर लास्ट में आप जब प्राइवेट प्रैक्टिस में उतरेंगे, अपना क्लिनिक खोलेंगे, तब आपको तब आपने प्राइवेट से किया गवर्नमेंट से किया ये फ़र्क नहीं पड़ता। तब पेशेंट देखेगा कि वो आपके ट्रीटमेंट से वो ठीक हो रहा है कि नहीं। तब आपका जो नॉलेज है, आपका जो स्किल्स है, वही डिपेंड करेगा, ना कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया है। और दोस्तों आपने अगर पहले गवर्नमेंट बोर्ड से आप अगर पढ़ाई किए हैं तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट में कितना अच्छा मार्क मिलता है। आप अगर अभी तक 99%, 95%, 98% ये सब रख रहे होंगे तो दोस्तों ये ऐसा मत कीजिएगा कि आप गवर्नमेंट में जब एडमिशन कर लिए हैं उसके बाद आपको भी यही मेंटेन होगा। दोस्तों ये गलत रही आप मत रखिए। आप जितना भी अच्छा लेके आइए आपको उतना मार्क नहीं मिलेगा, और ये सच्चाई है। फर्स्ट ईयर में आपके क्या सब्जेक्ट्स है, उसके बाद क्या क्या बुक्स आपको खरीदना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ बच्चों ने ड्रेस कोड के बारे में पूछा है। दोस्तों ड्रेस कोड आप एक प्रोफेशनल कॉलेज में, इसलिए आपको एक प्रोफेशनल की तरह मेंटेन करना पड़ेगा। आपको फॉर्मल ड्रेस मेंटेन करना है, खास करके आप जब तक आपका जब फ्रेशर्स पार्टी आपको नहीं मिल जाता तब तक आपको डेफिनेटली आपको फॉर्मल्स में रहना है। और हॉस्टल में आप अगर रहते हैं तो दोस्तों आपको सुबह से लेकर आपको शाम के सोने तक आपको फॉर्मल्स पहनना पड़ेगा। ये यहाँ के रूल्स हैं। जब तक आपको फ्रेशर्स नहीं मिलता, ये आपको रूल्स आपको मानने पड़ेंगे। आपका जो इमीडिएट सीनियर्स हो गए, फॉर एग्जांपल आप 35 बैच है, आपका इमीडिएट 34 है, वो आपको जाके समझाएंगे। ड्रेस कोड के बारे में भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों गर्ल्स हॉस्टल का ड्रेस कोड के बारे में मैं नहीं बता सकता, वो आपके जो सीनियर्स है वही ये बताएंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे डिमांड्स होते हैं आपको, क्योंकि उनके बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं गर्ल्स हॉस्टल में। आप जब गर्ल्स हॉस्टल में आपका एडमिशन हो जाएगा तभी आपका जो सीनियर्स होंगे वो अच्छे से आपको बता देंगे। उसके बाद दोस्तों स्कॉलरशिप के बारे में, यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप से आप पैसा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल स्कॉलरशिप होता है, आप NSP के जरिए में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेट लेवल स्कॉलरशिप भी होता है, उड़ीसा में प्रेरणा स्कॉलरशिप होता है, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप होता है। आपको DA में जाके आप पूछेंगे तो आपको सब स्कॉलरशिप के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप अपने स्टेट्स में देखिए, वेस्ट बंगाल का अपन अलग सा होता है, बिहार का अलग सा होता है। तो दोस्तों आपका स्टेट स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। और दोस्तों स्कॉलरशिप के बारे में मैं डिटेल वीडियो पहले ही पिछले साल बना के रखा हुआ हूँ, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगा सकते हैं कि नहीं, दोस्तों उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ हूँ, आप उसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर नेम एक्स है तो आप पहले डॉक्टर लिखेंगे, उसके बाद एक्स, उसके बाद आप सफिक्स में प्रोफेशन होगा, फॉर एग्जांपल PT होगा तो PT लिखेंगे, OT होगा तो OT लिखेंगे, और PO होगा तो PO लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ डाउट्स है कि कौन सा कोर्स बेस्ट है, BPD बेस्ट है, BOT बेस्ट है, BPO बेस्ट है, क्या कोर्स बेस्ट है। या फिर कुछ बच्चों ने पूछा कि BSc नर्सिंग करे या फिर BSc एग्रीकल्चर करे। दोस्तों BSc नर्सिंग और BSc एग्रीकल्चर या BPD के अंदर आपको चुनना होगा, तो अगर मुझे पूछ रहे हैं तो मैं BPD चुना, क्योंकि मैं खुद पर्सनली BPD कर रहा हूँ और मुझे अपना कोर्स बहुत ही प्यारा है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूँगा कि आप ये करो। इसलिए आप अगर ये मुझे पूछ रहे तो आप मुझे मत पूछिए, क्योंकि मैं अपना कोर्स को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा। रहा BPD BOT BPO के अंदर आपको जो भी कोर्स मिलता है अच्छा है, कोई भी बुराई नहीं है कोई भी कोर्स में। यहाँ तक कि BSc नर्सिंग और एग्रीकल्चर में भी कोई बुराई नहीं है। आपका मन जो बोलता है करने के लिए वही कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल दूंगा आप कर लेंगे, और आप आगे चलकर आप उसमें अनसक्सेसफुल रहेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दिल जो बोल रहा है उसे आप कीजिए। और एवरी कोर्स अच्छा होता है, आपको सिर्फ उस कोर्स में आपका बेस्ट देना होता है। आप अगर उस कोर्स में बेस्ट देंगे तो आपके लिए डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा। दोस्तों BPD BOT BPO में यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन सिर्फ BPO में होता है, यानी कि आपको बहुत सारे कंपनीज आते हैं
यहाँ पर आपको इंटरव्यू में बैठना होता है। जब इंटर्नशिप आपका ख़त्म हो गया होगा, सिर्फ 1 महीना एक महीना रहता है, तब सारे कंपनीज आते हैं और मैक्सिमम हर लोग जो भी इंटरव्यू में बैठते हैं वहाँ पे सबको जॉब मिलता है। मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, मेरे जितने भी पीओ के सीनियर्स हैं जो भी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं उनको अच्छा जॉब मिल रहा है और अच्छा सैलरी के साथ आपको जॉब मिल रहा है। मतलब हॉस्टल से क्लियरेंस निकलने के साथ साथ आपका जॉब का एप्लीकेशन लेटर भी आप वो लेके जाते हैं यहाँ से। इसलिए दोस्तों आपको अगर तुरंत कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको एक अच्छा जॉब के साथ आपका अच्छा अमाउंट ऑफ सैलरी चाहिए तो पीओ अच्छा है। ये नहीं कि पीटीओटी ख़राब है, पीटीओटी में और भी स्कोप्स हैं। और पीटीओटी में ऐसा जो कैंपस सिलेक्शन ऐसा नहीं होता है। आपको कोई हॉस्पिटल, क्लिनिक या एनजीओ या फिर कोई भी ऐसा स्पेशलिटी स्कूल होगा, स्पेशल स्कूल होगा, उसमें जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों यही डिफरेंस है। आप कहीं पे प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। यहाँ से बीपीटी पास करने के बाद, ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री में बहुत सारे कोर्स हैं। मैंने मास्टर्स डिग्री के बारे में ऑलरेडी पीजीईटी में बोला है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, आप प्रोफेशनल कोर्स करें, कोई जनरल कोर्स नहीं करें, प्रोफेशनल कोर्स करें। आपको कभी भी ब्रेड बटर को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप अगर स्किलफुल हैं तो आपको डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जितने भी वीडियोस मैंने आपको बोला, ये सब वीडियोस देखने के बाद आप एग्ज़ाम सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके इंटरनल से स्टार्ट होकर प्रैक्टिकल तक मैंने हर एक के ऊपर वीडियो बनाए हैं और आगे भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं दोस्तों इसीलिए आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो दोस्तों इसीलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको और अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका जो राय है मुझे कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।